दोस्तों, अगर आप टीजीटी कला से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके बीच प्रस्तुत होगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? क्वेश्चन है, किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन है अवनींद्रनाथ ठाकुर, ईवी हैवेल, नंदलाल बोस। तो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी है, ईवी हैवेल को। तो ये जो है यहाँ पे अवनींद्रनाथ ठाकुर भी बहुत लोग लगा देंगे, लेकिन किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? तो ईवी हैवेल के द्वारा उकसाने पर ही अवनींद्रनाथ ठाकुर ने यहाँ पे नवीन जागृति को उठाया था। लेकिन यहाँ पे ईवी हैवेल जो है उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, तो इनको पिता मानेंगे। अगर इनका ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अवनींद्रनाथ ठाकुर को मानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है ईवी हैवेल, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ। तो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना गगनेंद्र नाथ ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ईवी हैवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृत आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था? ठीक है, क्वेश्चन है कि ईवी हैवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृत आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था? और इसमें ऑप्शन है पर्सी ब्राउन, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद केंटिस कुमार स्वामी यानी ए के स्वामी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसी ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। तो इसमें से ए के स्वामी जी हैं, जिन्होंने ईवी हैवेल के अतिरिक्त, ये लेखक ऐसे हैं जो कि पुनर्जागृत आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किए थे, ईवी हैवेल। आगे क्वेश्चन है, आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था, ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, चीन और नेपाल। तो श्रीलंका में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन सही है। अब आगे ऑप्शन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, ईवी हैवेल, गगनेंद्र ठाकुर और लॉर्ड किचनर। तो इसमें से लॉर्ड किचनर जो हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक लॉर्ड किचनर को माना जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय, 30 अंग्रेज तथा 5 जापानी, 5 अंग्रेज तथा 30 भारतीय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय थे। 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की सदस्य में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1887 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? 1887 में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड किचनर, आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवेल और इनमें से कोई नहीं। तो ईवी हैवेल जो थे ये 1887 में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे। कौन? ईवी हैवेल। अब इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, आगे देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन है, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है अवनींद्र बाबू, रविन्द्रनाथ ठाकुर और ईवी हैवेल, आनंद कुमार स्वामी। तो ऑप्शन है कि कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी, यानी डी ऑप्शन सही है आपका। डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि याकोहामा ताइकान तथा हिसिदा नामक 2 जापानी चित्रकार अवनींद्रनाथ के घर में कितने वर्ष तक रहे?
क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। याकोहामा ताइकान तथा हित्सिदा नामक दो जापानी चित्रकार अवनींद्रनाथ के घर में कितने वर्ष तक रहे हैं? ऑप्शन है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 2 वर्ष। तो 2 वर्ष तक रहे हैं। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। आगे क्वेश्चन है कि कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? क्वेश्चन है कि कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? और ऑप्शन है जोगीमारा, बाग, अजंता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? मेरे हिसाब से तो अजंता सही है। सी ऑप्शन सही है इसमें से। आप ध्यान दीजिएगा, कलम और पेन और अपना बुक लेके बैठिए और क्वेश्चन भी लिखिए, क्योंकि आराम आराम से कराया जा रहा है। और उसके बाद आप उसका आंसर भी आप लिखते रहिए। अपना एक अलग लिखिए, उसके बाद जो सही है उसको अलग लिखिए, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखें तो जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपि असित कुमार हालदार और समरेंद्र नाथ गुप्त ने किस सन में बनाई थी? यहाँ पे सन पूछ लिया गया है वो जोगीमारा गुफा की भित्ति चित्रकारी का, ठीक है। तो ऑप्शन है 1914, 1915, 1912 और 1913 ईस्वी में। तो इसमें से 1914 ईस्वी सही होगा, जो कि 1914 ईस्वी में जोगीमारा के भित्ति चित्रकारी का प्रतिलिपि असित कुमार हालदार और समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाया था। अब आगे 12वां क्वेश्चन है कि हालदार और बोस ने किस सन में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? तो ऑप्शन है 1917, 1922, 1910, 1921। तो यहाँ पे 1921 लिखा जाएगा। 1921 में हालदार और बोस ने 1921 में बाघ गुफा की चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार किया गया है। तो बाघ गुफा, जो कि आप जानते हैं कि बाघनी नदी के किनारे 1818 में इसकी खोज हुई थी और बाघनी नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि अजंता के रंग भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ S.N. गुप्ता, वेंकटप्पा और नंदलाल बोस एवं हालदार ने किस सन में बनाई थी? 1912, 1913, 1911, 1910 में। तो कौन सा सही है? तो इसमें से 1910 ईस्वी, डी ऑप्शन सही है। अजंता के रंगभित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ S.N. गुप्ता, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस एवं हालदार ने 1910 ईस्वी में बनाई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ ने किस छोटे से आर्ट स्कूल की स्थापना की थी? वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो ऑप्शन है पुनरुत्थान स्कूल, पटना स्कूल, कलकत्ता स्कूल और बंगाल स्कूल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे पुनरुत्थान स्कूल के नाम से, यहाँ पे बंगाल स्कूल का नाम बाद में पड़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया जाएगा कि अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से आर्ट स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुई। वह यहाँ पे बहुत लोग बंगाल स्कूल लिख देंगे, लेकिन आपको पुनरुत्थान स्कूल के नाम से करना है। अगर पुनरुत्थान नहीं दिया है तो बंगाल स्कूल नाम देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य सोलोम की मार्गदर्शिता में कौन से प्रयोग किए जिसमें से दूसरी शैली को अपनाया गया? 15वां क्वेश्चन है कि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य सोलोम की मार्गदर्शिता में कौन से प्रयोग किए गए जिसमें से दूसरी शैली अपनाई गई? तो डाडा शैली अपनाई गई। कौन सी शैली अपनाई गई? डाडा शैली अपनाई गई, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है। शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है, तो किसे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस और रविन्द्रनाथ ठाकुर, ई.वी. हेवल। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर को शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है। अब यहाँ ऑप्शन है मनीषी डे को, नंदलाल बोस को, अवनींद्रनाथ ठाकुर को, असित कुमार हालदार को। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर को भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 में जोड़ासांको में किस कलाकार का जन्म हुआ था? तो 1871 में जोड़ासांको में ये अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के चित्र भारत माता तथा सांध्यदीप किस तकनीक में बने हैं? यहाँ पे तकनीकी को पूछा गया है।
तो जापानी तकनीकी में बने हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। अवनींद्रनाथ के चित्र भारत माता और सांद्रदीप ये जापानी तकनीक में बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल कब बने। अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? 1905, 1910, 1902, 1907 में कब बने हैं? तो 1905 ईस्वी में, यानी ए ऑप्शन सही है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1905 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखौटों से अवनींद्रनाथ ने क्या उजागर किया? ऑप्शन है सामाजिक अच्छाइयों को, सामाजिक बुराइयों को, धार्मिक अच्छाइयों को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि मुखौटा से अवनींद्रनाथ ने क्या उजागर किया? तो सामाजिक बुराइयों को उन्होंने प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनींद्र ने रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने रेखाचित्र बनाए थे? तो ऑप्शन है 16, 32, 36 और 18। तो यहाँ पे उन्होंने जो है 32 रेखाचित्र बनाए थे। अवनींद्रनाथ ने रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रांगदा जो थी उसके लिए 32 रेखाचित्र बनाए थे। इसका मतलब है ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ ने कितनी पुस्तक लिखी थी? अवनींद्रनाथ ने कितनी पुस्तक लिखी थी? तो लगभग 20, लगभग 29, लगभग 40, लगभग 35। कितनी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने लगभग 20 पुस्तक लिखी थी, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम था? रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ, यामिनी राय, अवनी बाबू, गणेंद्रनाथ। तो किसकी ये जो है अवनींद्रनाथ बाबू के शिष्या थी रानी चंदा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ की शैली को क्या कहा जाता था? स्वच्छंदतावादी, प्रतीकात्मकवादी, प्रभाववादी या समन्वयवादी? क्या कहा जाता था अवनींद्रनाथ शैली के चित्रों को? तो यहाँ पे समन्वयवादी कहा जाता था, यानी डी ऑप्शन सही है। और मरणासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी मूक वेदना में क्या छिपाया है? यहाँ पे आपको बता दें कि अवनींद्रनाथ टैगोर को मुगल सिद्ध कलाकार के नाम से भी जाना जाता है, मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है। तो क्वेश्चन है मरणासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी मूक वेदना में क्या छिपाए हैं? अब यहाँ पे ऑप्शन है दुख, बंधी दृश्य, प्रेम और रहस्य। तो क्या है? तो बंधी दृश्य, ये बी ऑप्शन सही है। बंधी दृश्य, यहाँ पे मरणासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी मूक वेदना में छिपाए हुए हैं, बंधी दृश्य, बी ऑप्शन सही है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी पासिंग ऑफ शाहजहां का विषय अत्यंत ही कारुणिक होते हुए भी उसमें एक अद्भुत शक्ति कैसे दिखाई देती है? ऑप्शन है संपूर्ण आर्द्रता, तीव्रता, द्रविण करने की क्षमता और इनमें से कोई नहीं। कौन सा आप लगाएंगे? तो संपूर्ण आर्द्रता को दिखाती है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है दी पासिंग ऑफ शाहजहां कलाकार की किस एकाग्रता के कारण वह इतना महान बन सका? दी पासिंग ऑफ शाहजहां कलाकार की किस एकाग्रता के कारण वह इतना महान बन सका? ऑप्शन है भावुकता, तन्मयता, प्रयास, व्यक्तिकता या इनमें से कोई नहीं। तो तन्मयता के कारण, यानी बी ऑप्शन सही है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं कि 1883 ईस्वी में खड़गपुर में किस कलाकार का जन्म हुआ था? तो सी ऑप्शन इसमें सही, यानी नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। खड़गपुर का नाम है तुरंत नंदलाल बोस का। किस सन में? तो 1883 में। सी ऑप्शन सही है। आगे 30वां क्वेश्चन देखते हैं, नंदलाल बोस ने कितने वर्ष के थे जब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था? तो वे उस समय 8 वर्ष के थे जब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि नंदलाल बोस की छेममणि रिश्ते में क्या लगती थी? छेममणि उनके रिश्ते में क्या लगती थी? तो माता लगती थी। उनकी माता ही जो कि 8 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया और उनकी माता का नाम छेममणि था।
आगे हरपुरा कांग्रेस में पंडाल के लिए उन्होंने क्या बनाया था, तो पोस्टर बनाए थे। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, पोस्टर बनाए थे जो कि निःशुल्क बनाए थे। अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने बनाई, वह किसकी अध्यक्षता में बनाई थी? अजंता की आधुनिकता, ठीक है, नंदलाल बोस ने बनाई थी, तो किसकी अध्यक्षता में? यहाँ अध्यक्ष पूछा है। ऑप्शन है लेडी हरिंगम, अवनींद्रनाथ ठाकुर, ईवी हेबेल, इनमें से कोई नहीं। तो लेडी हरिंगम के अध्यक्षता में अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने बनाई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू मोसाई अंतिम निदेशन शांति निकेतन में किसको पुकारा जाता था? तो नंदलाल बोस को ही बाबू मोसाई के नाम से पुकारा जाता था। बाबू मोसाई के नाम से पुकारा जाता था। आगे क्वेश्चन है भारत सरकार ने नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया था? तो 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आगे क्वेश्चन है नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है विश्व भारती कला भवन, उद्योग कला भवन, स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यक्ष थे नंदलाल बोस। आगे क्वेश्चन है कि सत्यनामा, शिव का विस्पान, अहिल्या, कृष्ण, भीष्म, प्रतिज्ञा आदि का चित्र किन विषयों पर आधारित है? ठीक है, किन विषयों पर आधारित है? तो पौराणिक विषयों पर आधारित है, क्योंकि पौराणिक विषय राजा रवि वर्मा के थे और उन्होंने बहुत सारे चित्र ऐसे ही बनाए थे। ठीक है, और 38वां क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ की पुस्तक छायानिका का अलंकरण किसने किया था? रविन्द्रनाथ की पुस्तक का छायानिका जो थी और उसका अलंकरण किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है नंदलाल बोस, M.F. हुसैन, अवनी बाबू, गगनेंद्र नाथ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो नंदलाल बोस ने किया था। रविंद्रनाथ की पुस्तक छायानिका का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया था। आगे क्वेश्चन है बोस ने अपनी कलाओं को सभी विदेशी शैलियों में कैसे मुक्त किया था? सभी विदेशी शैलियों से कैसे मुक्त किया था? ऑप्शन में है अकृत्रिमता, सादगी, व्यक्तित्व और समन्वय। तो अकृत्रिमता ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट भी क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? महान शरीर चित्रण, आकृतियों की दृष्टि, उन्नत कल्पना, शक्ति और जीवन क्या है? तो शक्ति और जीवन, यानी डी ऑप्शन सही है। तो नंदलाल बोस की रेखाओं में शक्ति और जीवन है। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें और कमेंट्स अपने सुझाव दें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।